नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस टारगेट कोचिंग क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बजट के बारे में बताएंगे कि बजट होता क्या है, बजट कितने प्रकार का होता है और बजट का महत्व क्या होता है किसी सरकार में। तो हम यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जिक्र बजट की कर रहे हैं। बजट किसे कहते हैं, बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, या बजट तो सबसे पहले कौन से देश में पेश किया गया। तो बजट शब्द जो उत्पत्ति होता है, बजट शब्द का मतलब ही होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। और बजट शब्द की शुरुआत या बजट सबसे पहले पेश किसने किया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट बारकोल ने सर्वप्रथम आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत किया। तो अभी आपको जानकारी मिला कि बजट जो वर्तमान में बजट शब्द या बजट सिस्टम चल रहा है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो सपोज ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये वो स्थिति है जो 1721 की घटना है। तो 1721 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट बारकोल ने सर्वप्रथम आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत किया। और जैसे कि आपको पता चल रहा है कि बजट शब्द चमड़े का थैला, इसका मतलब ये नहीं होता कि चमड़े का थैला बजट होता है, बल्कि इस चमड़े के थैले में लिखित दस्तावेज जो रखा गया, लिखित दस्तावेज जो रखा गया है उससे संबंधित, जो चमड़े के थैले में जो लिखित दस्तावेज को रखा गया था उसी को बोला गया, इसको बजट शब्द की उत्पत्ति माना गया। तो बजट अभी आपने देखा कि एक इतिहास इसको कह सकते हैं, क्या है इसका। हम आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि बजट में क्या क्या चीजें दर्शाई जाती हैं। तो बजट में दो चीजें ध्यान दीजिएगा। बजट का मतलब होता है इसमें आय और व्यय, आय और व्यय को दर्शाया जाता है। मतलब कोई सरकार जो होती है उसको कितना आय होता है, कितना व्यय होता है। आय और व्यय को दर्शाने वाले जो दस्तावेज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। हाँ, सिचुएशन ये होता है कि बजट में दो चीजें और यहाँ पर देखना होगा, दो वित्त वर्ष को दर्शाया जाता है। कोई भी जैसे समय चल रहा है ना, तो 2022, 2024 और 2025 यहाँ पे आपने देखा कि दो वित्त वर्ष दिखाया गया। एक तो होगा कि 2023-24 और दूसरा 2024-25। इसका मतलब हो रहा है कि 2023-24 का जो आंकड़ा होगा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या आंकड़ा होगा, वास्तविक आंकड़े होंगे। और 2024-25 का आंकड़ा कैसा होगा, अनुमानित आंकड़े, अनुमानित आंकड़ा। इस प्रकार से हमें पता चला कि किसी भी बजट में कोई भी देश बजट पेश करता है तो इसका मतलब होगा बजट वो लिखित दस्तावेज हो जिसमें पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ा और आने वाले वित्त वर्ष का अनुमानित आंकड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो किसी भी बजट में आय व्यय का आंकड़ा जो दर्शाता है, या पिछले वित्त वर्ष के आय व्यय का आंकड़ा और आने वाले वर्ष का अनुमानित आंकड़ा जो होता है उसी को हम बोलते हैं बजट कहते हैं। तो परिभाषा तो आपको परिभाषा का बहुत विशेष वो नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि बजट के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट
प्रकार का होता है। एक को कहते हैं संतुलित बजट, संतुलित बजट। दूसरे को हम कहते हैं आधिक्य बजट, आधिक्य बजट कहते हैं इसे। और तीसरे को हम कहते हैं घाटे का बजट, घाटे का बजट, या इसी को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन। अब हम यहाँ पर, अब हमको पता चला कि बजट कितने प्रकार का होता है, तो संतुलित बजट, आधिक्य बजट और घाटे का बजट कहते हैं। इसमें संतुलित बजट क्या है कि संतुलित बजट, जब कोई सरकार बजट पेश करती है, तो बजट जब पेश करती है तो उसके आय और व्यय का जो आंकड़ा बराबर रहता है, जितना आय हुआ है उतना व्यय होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। कहने का मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि किसी वर्ष में सरकार को अगर मान लेते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का, लाख करोड़ का आय प्राप्त हुआ, और सरकार उसी वर्ष 20 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए का व्यय करती है, तो उसे हम कहते हैं कि संतुलित बजट। भाई जितना पैसा हमको प्राप्त हुआ है, जो कोई सरकार पिछले वित्त वर्ष में जितना कमा लेती है और उतना ही आने वाले वित्त वर्ष में जब खर्च करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। अब देखिए, संतुलित बजट का मतलब हो रहा है कि संतुलित बजट अधिकांश विकसित देशों में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी स्थिति को बनाए रखना है, अपने जो इकोनॉमी का रेट है या जीडीपी की विकास दर है, उस विकास दर को बनाए रखना। और इस बजट में या संतुलित बजट की एक और विशेषता ये होती है, इस बजट में कभी महंगाई जो है वो महंगाई ना के बराबर चलती है। तो संतुलित बजट मतलब हो रहा है कि एक परफेक्ट बजट कह सकते हैं, जो नॉर्मली तौर पर विकसित देशों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अभी आपको संतुलित बजट के बारे में जानकारी मिला। अब हम देखते हैं कि आधिक्य बजट क्या है। आधिक्य बजट मतलब हो रहा है कि जब भी कोई सरकार का किसी एक निश्चित वर्ष में, एक निश्चित अवधि में जो इनकम हुआ, उस इनकम की तुलना में उसका व्यय कम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आधिक्य बजट। जैसे कोई सरकार ने बजट पेश किया और किसी वित्त वर्ष में मान लेते उसको 10 लाख करोड़ रुपए की आय हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए की आय हुई, बट सरकार ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए व्यय किया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10, यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए का क्या हो गया, आधिक्य बजट हो गया। क्या मतलब यहाँ पे सरकार ने जितना कमाया था उससे कम खर्च किया, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, आधिक्य बजट कहा जाता है। आधिक्य बजट किसी भी देश में, अगर आप वास्तविक संसार में जाएंगे तो वास्तविक संसार में आधिक्य बजट सपोज किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलता। भारत जैसे की बात छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान जैसे जो देश हैं, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कभी भी जितना इनकम होगा उस इनकम की तुलना में कम नहीं खर्च करते, बल्कि जितना उनको आज पिछले वित्त वर्ष में हुआ था उतना बजट वो निश्चित तौर पर पेश करते हैं। तो निश्चित तौर पर आर्थिक बजट वास्तविक संसार में ना के बराबर मिलते हैं या नहीं पाए जाते। अब यहाँ पर अगला हमारा यहाँ पर जो घाटे का बजट है, घाटे का बजट, घाटे का बजट कहते हैं इसे। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। भाई घाटे का बजट का मतलब जैसे शब्द से ही पता चलता है कि जितनी इनकम हो रही है, मान लेते हैं कुछ देश में 15 लाख करोड़ रुपए की इनकम हुआ, 15 लाख करोड़ रुपए का आय हुआ, और उस सरकार ने उसी वर्ष 18 लाख करोड़ रुपए
करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य रखा। अब आप देख रहे हैं कि 15 लाख करोड़ रुपए का इनकम हुआ, बट इन्होंने खर्च करने का टारगेट क्या कर रखा उस सरकार ने, 18 लाख करोड़ रुपए। कहने मतलब यहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपए का जो हो रहा है क्या, घाटा बन रहा है। लाख करोड़ रुपए का ये जो घाटा बन रहा है, इस प्रकार से ये कैसा बजट है, घाटे का बजट। देखिए भाई, घाटे का बजट कौन सी सरकार पेश करती है, तो घाटे का बजट विकासशील देश या अल्प विकसित देश ही पेश करते हैं। विकासशील कंट्री या अल्प विकसित देश ही प्रस्तुत करते हैं, अल्प विकसित देश ही प्रस्तुत करते हैं द्वारा प्रस्तुत। भाई ऐसा क्यों कि अमेरिका जैसे देश जिनके पास ज्यादा पैसा है, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके पास पैसा ज्यादा होने के बावजूद ये घाटे का बजट नहीं पेश करते हैं, और भारत जैसे देश हो गए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में घाटे का बजट क्यों पेश करते हैं? इसका कारण ये है कि इन देशों की जनसंख्या बढ़ गई। अब जैसे मालूम है कि 2024 में उस देश की जनसंख्या थी 145 करोड़ और 2025 में वो जनसंख्या बढ़ के हो गई 146 करोड़। तो 1 करोड़ जो जनसंख्या बढ़ी, इस 1 करोड़ जनसंख्या के भरण पोषण करने के लिए सरकार क्या करेगी, इस 1 करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का क्या किया, घाटे का बजट पेश किया। कहने का हमको जानकारी मिल रही कि जो विकासशील कंट्री है, उन विकासशील कंट्री में चूंकि विकास का काम कराना है, अर्थात अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करना है, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए घाटे का बजट वो देश पेश करते हैं। तो हमको ये जानकारी मिला कि बजट क्या है, बजट कितने प्रकार का होता है। इसमें अब हम यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि भारत में अगर हम एक आंकड़ा फैक्चुअल दृष्टि से देखते हैं, तो फैक्चुअल दृष्टि में भारत में जो बजट की शुरुआत अगर देखा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पहली बार आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत, बजट प्रणाली की शुरुआत। उस समय बजट पेश कौन किया था, तो जेम्स विल्सन द्वारा बजट पेश किया गया। जेम्स विल्सन जो है वो लॉर्ड कैनिंग के वित्त मामलों का मंत्री हुआ करता था। एक तरह से मंत्री तो नहीं कह सकते हैं कि एक वित्त मामलों का सदस्य हुआ करता था। उसके कैबिनेट में या उसके जो मंत्रिमंडल था उसमें जेम्स विल्सन एक वित्त मामलों का सदस्य था। तो जेम्स विल्सन द्वारा ये बजट भारत में पहली बार पेश किया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के बाद में बजट सबसे पहले किसने पेश किया, तो स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहला बजट सर्वप्रथम बजट पेश किया, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आर के षणमुगम चेट्टी द्वारा बजट पेश किया गया। लेकिन संविधान लागू होने पर सर्वप्रथम सीडी
सीडी देशमुख द्वारा बजट पेश किया गया। तो कहने का तात्पर्य हो रहा है कि हमारे देश में जो जब देश आजाद हो जाएगा तो सर्वप्रथम आर के षणमुगम चेट्टी के द्वारा बजट पेश किया गया। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो उसके बाद में हमारे देश में जो सीडी देशमुख के द्वारा बजट पेश किया गया। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि सीडी देशमुख इसके पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो सीडी देशमुख पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उसके बाद में मंत्री भी बने। और शायद आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अभी तक हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो बजट भी पेश कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी ने बजट पेश किया और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में बजट पेश कर चुके हैं। तो अभी तक 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और अभी तक हमारे देश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड आप देखेंगे कि मोरारजी देसाई के पास में है। लेकिन एक शब्द और आएगा कि हमारे देश में लगातार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड हमारे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास हो रहा है। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है और लगातार बजट पेश करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के पास हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बजट, अभी आपने देखा कि बजट किसे कहते हैं, बजट कितने प्रकार का होता है। अब आपने देखा घाटे का बजट, तो घाटे का बजट में एक शब्द आपने देखा हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन क्या है, या इसी को हम कहते हैं घाटे का बजट भी कहा जाता है। देखिए घाटे के बजट, अब यहाँ पर हुआ ना कि मान लेते कि 15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, करोड़ का आय हुआ सरकार को और 18 लाख करोड़ रुपए का व्यय का टारगेट रखा सरकार ने। सपोज वो कोई भी वित्त वर्ष हम ले सकते हैं, तो जो 3 लाख करोड़ रुपए हो रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का जो डिफरेंस हो रहा है, इस 3 लाख करोड़ को सरकार भरपाई कहां से करेगी, इसको देखते हैं। तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपए की भरपाई सरकार कहां से कर सकती है? एक तो सरकार कर सकती है नई मुद्रा का प्रचलन करके, नई मुद्रा को छाप सकती है, नई मुद्रा का प्रचलन कर इस घाटे को पूरा कर सकती है। दूसरा सरकार के पास विकल्प है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करना। कोई भी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करके अपने इस घाटे के बजट को पूरा कर सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग कर सकती है सरकार। और तीसरा ये है कि विदेशी ऋण ले सकती है या विदेशों से ऋण ले सकती है। तो अभी हमको पता चला कि कोई भी घाटे का जो बजट पेश हो रहा है उस घाटे को पूरा करने के लिए या तो नई मुद्रा का प्रचलन कर सकते हैं, या हम विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग कर सकते हैं, या विदेशों से ऋण ले सकते हैं। एक बात यहाँ पे और निकल के आती है, अगर इन तीनों में से किसका प्रयोग किया जाए कि महंगाई कम से कम बढ़े। तो यहाँ पर अगर हम ये भी बात कर सकते हैं कि जब हम नई मुद्रा का प्रचलन करते हैं तो चूंकि जब मुद्रा प्रिंट की जाती है तो नई मुद्रा का प्रयोग करने के कारण से महंगाई सबसे तेज गति से बढ़ती है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नई मुद्रा का प्रचलन, विदेशी मुद्रा का भंडार, विदेशों से ऋण जो प्राप्त करके घाटे के बजट को पूरा किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति किससे बढ़ेगी? तो नई मुद्रा का प्रचलन जब हम करेंगे तो इससे मुद्रास्फीति ज्यादा होती है। लेकिन निश्चित तौर पर जब घाटे का बजट पेश करने का मतलब यहाँ पर एक पहलू ये भी निकल के आ रहा है कि जैसे कि जब घाटे का बजट पेश होता है तो निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ती। अब मान लेते हैं कि पिछले जो साल में सरकार का जो पूरा इनकम हुआ था वो 15 लाख करोड़ रुपए का था और व्यय 18 लाख करोड़ रुपए का रखा।
तो बजट का मतलब ये भी होता है कि जितना सरकार कमाती है उतना वो खर्च करने का प्रयास करती है। और निश्चित तौर पर पिछले साल इस 15 लाख करोड़ रुपए सपोज खर्च किया गया था 145 करोड़ जनसंख्या के ऊपर, 145 करोड़ की जनसंख्या पे खर्च किया गया, और ये 18 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा 146 लाख करोड़ की जनसंख्या के ऊपर। 146 सॉरी लाख नहीं करोड़ होगा, 146 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर, करोड़ जनसंख्या। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि 1 करोड़ जनसंख्या सरप्लस हो रही, बढ़ रही है। 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य हो रहा है कि लोगों के पास में पैसे ज्यादा आएंगे, और पैसे जब ज्यादा आएंगे तो निश्चित तौर पे मांग ज्यादा बढ़ेगी। एक ये भी सत्य है कि जिस तेजी से मांग बढ़ती है उस तेजी से सप्लाई नहीं हो पाती है। तो जो जिस गति से मांग बढ़ती है उस गति से सप्लाई ना हो पाने का परिणाम क्या होता है, हमारे सामने मुद्रास्फीति के रूप में आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब भी कोई देश घाटे का बजट पेश करेगा तो निश्चित तौर पर उस देश में महंगाई बढ़ेगी। एक इसका मतलब ये भी हो रहा है कि अगर पिछले साल वो वस्तु 15 रुपए में मिल रही है तो इस साल में 18 रुपए में मिलेगी। कहने का मतलब हमारे देश में अभी आप देखेंगे कि हमारे देश का टारगेट है कि 2047 तक विकसित भारत देश बनाना, और आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि 2070 तक हमारे देश की जनसंख्या में स्थिरता आएगी। इसका मतलब हो रहा है कि 2070 तक हमारे देश में महंगाई बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घाटे का बजट क्या है। अब घाटे के बजट को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द और भी आएगा, हीनाथ प्रबंधन का जनक कौन है। तो हीनाथ प्रबंधन का जनक जो है वो प्रोफेसर कीन्स का नाम आता है। देखिए प्रोफेसर कीन्स का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 की मंदी को खत्म करना, जिस समय हमारे देश में पूरे विश्व में 1929 की विश्वव्यापी मंदी आएगी, तो प्रोफेसर कीन्स ने ही यह सुझाव दिया था कि पूरे देश को और पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को घाटे का बजट पेश करना चाहिए, अर्थात जनता तक अधिक से अधिक पैसे पहुंचा देना चाहिए। और अधिक से अधिक पैसा जब उनके पास पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से क्या होगा कि उद्योगपति क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, और जब उत्पादन बढ़ाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने का मतलब होगा एक बार फिर से मांग बढ़ेगी। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था क्या होगी, मंदी से बाहर निकल जाएगी। तो हीनाथ प्रबंधन शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोफेसर कीन्स के द्वारा 1929 की विश्वव्यापी मंदी के दौरान किया गया है। यद्यपि घाटे का बजट जो है वो दूसरी चीज है, यद्यपि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, बट हीनाथ प्रबंधन का मतलब होता है कि नई मुद्रा का प्रचलन करके लोगों को अधिक से अधिक मुद्रा पहुंचाना। तो ये हमको ये पता चला कि हीनाथ प्रबंधन क्या है या घाटे का बजट क्या है। अब हम देख सकते हैं कि घाटा, बजटीय घाटा शब्द एक मिलेगा आपको, बजटीय घाटा। भाई बजटीय घाटा क्या होता है। अब बजटीय घाटा में आपको 3 प्रकार के घाटे दिखाई देंगे। एक को हम बोलते हैं राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। दूसरे को हम कहेंगे राजकोषीय घाटा, तीसरे को हम कहेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, रेवेन्यू डिफिशिएंट इसको बोलेंगे, इसको फिस्कल डिफिशिएंट कहेंगे, इसे प्राइमरी डिफिशिएंट कहा जाता है इंग्लिश में। अब हम अगर राजस्व घाटे की बात करते हैं भाई, राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व का मतलब होता है कि सरकार को टैक्स से प्राप्त होने वाली जो इनकम। राजस्व का मतलब हो रहा है कि जो सरकार को जो समस्त करों से जो आय प्राप्त होती, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर।
प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होने वाली आय को हम क्या बोलते हैं? राजस्व आय कहते हैं। तो राजस्व आय में आप देख रहे हैं कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा का मतलब हो रहा है कि जब सरकार की आय की तुलना में, जितना सरकार ने अनुमान लगा, जब सरकार को आय की तुलना में उसका जितना आय के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा से एक हम एग्जाम्पल पहले ले लेते तब समझते। सरकार ने अनुमान लगाया था 10 लाख करोड़ रुपए का, 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए का राजस्व आय अनुमान लगाया था, बट सरकार को प्राप्त हुआ कितना? 8 लाख। सरकार ने उस वित्त वर्ष में अनुमान लगाया था कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएगा, बट मिला कितना? 8 लाख। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 2 लाख रुपए है, 2 लाख का राजस्व घाटा हो। मतलब वो सरकार ने सोचा था कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, बट वास्तव में जो मिला कितना? 8 लाख रुपए। और 8 लाख का मतलब हो रहा है कि सरकार को 2 लाख रुपए का जो कम प्राप्त हो उसी को क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा बोलेंगे। कहने का तात्पर्य हो रहा है कि सरकार की कुछ गलत नीतियां नहीं होगी, जिसके कारण से जितना उन्होंने सोचा था, उसने सोचा था उनको इतना इनकम मिल जाएगा, पर उतना इनकम ना मिल करके बल्कि उसकी तुलना में कम इनकम प्राप्त हुआ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा। यद्यपि यहाँ पर राजस्व शब्द के लिए जो इंग्लिश होगी रेवेन्यू होगी। तो ये राजस्व घाटा हो गया। अब हम बात करते हैं कि राजकोषीय घाटा। भाई राजकोषीय घाटा से पहले हम समझेंगे राजकोषीय आय क्या है। राजकोषीय आय क्या होती है? राजकोषीय आय क्या है? देखिए, राजकोषीय आय का मतलब हो रहा है कि किसी वित्त वर्ष में सरकार को कुल कितना इनकम प्राप्त हुआ। कुल कितना इनकम, यहां पे शब्द आ रहा है कि किसी वित्त वर्ष में सरकार को कुल आय से, किसी वित्त वर्ष में सरकार की कुल आय से मतलब होती है, उसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय आय होती है। और अभी आप पीछे आपने देखा कि राजस्व आय क्या है। अब भाई इसमें कुल सभी का, कुल का मतलब इसमें अन्य भी चीजें शामिल हो रही है, और राजस्व आय में मतलब सिर्फ कर से प्राप्त आय हो रही है। इसका मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, तो मैथमेटिकल ढंग से समझेंगे तो हमको इसमें एक फॉर्मुलेशन टाइप का मिल जाएगा। इसका मतलब हो क्या है, इसमें राजस्व आय भी शामिल होगी, इसमें आप देखेंगे कुल या शुल्कों से प्राप्त आय भी शामिल होगी, शुल्क से भी प्राप्त आय भी शामिल होगी, शुल्क से प्राप्त आय शामिल हो रही है। इसमें आप देखेंगे जुर्माने से भी आय प्राप्त हो रही है। जुर्माना भी इसमें, जो सरकार जुर्माना लगाती है तो उससे भी सरकार को आय प्राप्त हो जाती है। आप इसमें देखेंगे विदेशों से ऋण भी शामिल है, विदेशी ऋण भी शामिल है इसमें, और अन्य आय भी शामिल है। तो मैंने शब्द प्रयोग किया था कि कुल आय को, किसी सरकार की जो कुल आय होती है एक वित्त वर्ष में, उसी को बोलते क्या? राजकोषीय। जबकि राजस्व घाटे का मतलब राजस्व आय का मतलब हो रहा है कि कर से प्राप्त होने वाली आय को हम क्या बोलते हैं? राजस्व आय। अब आप देख रहे हो कि राजकोषीय आय का मतलब एक बहुत बड़ी आय होती है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी आय क्या होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजस्व आय हुआ, उसके बाद में आप देखा कि राजकोषीय आय। तो सरकार की जो सबसे बड़ी आय होती है वो राजकोषीय आय होती है, और राजकोषीय आय में ही राजस्व आय समाहित होती है। तो हमको ये जानकारी मिला। अब हमको एक पता ये चल रहा है कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राजकोषीय घाटा क्या चीज होता है। तो अभी आपने देखा ना
कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है, राजकोषीय घाटा बराबर होगा कि कुल आय की तुलना में, कुल आय की तुलना में जो विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण और कुल खर्च। कहने का मतलब हो रहा है कि सरकार की जो इनकम होगी एक वित्त वर्ष में, उसकी तुलना में सरकार के द्वारा अदा किया जाने वाला ऋण और सरकार के द्वारा उस वर्ष में खर्च किए जाने वाला कुल जो खर्च होता है उसी को क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। कहने का मतलब हो रहा है कि विदेशी ऋण और कुल खर्च की तुलना में अगर सरकार को कुल आय कम हो रही है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा। देखिए, राजकोषीय घाटा को कम करना प्रत्येक आधुनिक सरकार का उद्देश्य होता है कि राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतना ही हमारी स्थिति सही होगी। तो राजकोषीय घाटे को कम करना और अधिक होना को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि राजकोषीय घाटा जैसे होता है ना कि राजकोषीय घाटा क्या है कि मान लेते हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, भाई राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सरकार अपनी ही प्रजा है या जिसको कहते हैं कि सरकार नागरिकों पर क्या कर रही है, अधिक से अधिक खर्च कर रही है, अधिक से अधिक खर्च करके उनके जीवन स्तर को बढ़ा रही है, उनको सरकारी नौकरियां या अन्य माध्यमों से उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब हो रहा है राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है और राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कम होना, इसका मतलब हो रहा है कि सरकार अपने खर्च को कम कर रही है। सीधा सिंपल से मतलब हो रहा है कि जब राजकोषीय घाटा कम होने का मतलब हो रहा है कि सरकार अपने खर्च को घटा रही है, तो इसका मतलब सरकार अपनी जनता के ऊपर कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती कर रही है। अब भाई क्या वास्तव में कटौती करके करना जनता का उद्देश्य वास्तव में कम करना है? तो देखिए, जब राजकोषीय घाटा कम होगा तो इसका मतलब हो रहा है कि उस सरकार का उद्देश्य क्या है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना या निवेश आकर्षित करना। सरकार निवेश आकर्षित करेगी और निवेश आकर्षित करके बड़े बड़े उद्योगपति या कारखाने आएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको उनकी स्टैंडर्ड लिविंग या जिसको कहते हैं जीवन स्तर ऊंचा पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब राजकोषीय घाटा कम करने का मतलब हो रहा है कि सरकार अपने देश में विदेशियों को या अपने देश में जो निजी सेक्टर है उनको निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। बढ़ रहा है का मतलब हो रहा है कि सरकार खुद खर्च कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये हमारे देश में ये प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हुई जब 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई और जिसको आप यूं कह सकते हैं कि 1992 में जब नई आर्थिक नीति की घोषणा होगी तो राजकोषीय घाटे को कम करना ही उस समय टारगेट रखा गया। विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाओं ने हमारे देश को ऋण तभी दिया और उन्होंने कहा कि भाई अपना राजकोषीय घाटा कम कीजिए। अगर देखा जाए तो विश्व बैंक और IMF जैसे संगठन जो है वो विकसित देशों का इनडायरेक्टली तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से उस देश से जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में आएंगी और बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में आएंगी तो बाई चांस अगर उनको ऋण लेना पड़ा तो ऋण देने के लिए वो कहाँ जाएंगे, अपने देश में भी जा सकते हैं या जिस देश में हमारे देश में मान लेते आती तो हमारे देश की सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो उनको ऋण नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से डायरेक्टली क्या हो रहा है कि उन विदेशी कंपनियों को इस देश में सरकार के माध्यम से भी कर्ज मिल जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं कि राजकोषीय घाटे को कम करने के ऊपर एक तरह से इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है या दबाव बढ़ रहा है। तो राजकोषीय घाटा कम होने का मतलब हो रहा है कि विदेशी आयु कह सकते निजी निवेश के माध्यम से आयु कह सकते प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने का टारगेट होगा और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि सरकार जनता के ऊपर डायरेक्टली तौर पर अपने योजनाओं या नीतियों के माध्यम से विकास का बढ़ावा दे रही है। अगर हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा है, उसके बाद दिल्ली की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश सरकार का घाटा राजकोषीय घाटा सबसे कम आता है। तो
राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे को हम लोग समझते हैं। राजकोषीय घाटे के बाद में हम बात करते हैं प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा का मतलब हो रहा है, प्राथमिक घाटा का मतलब होता है कि राजकोषीय घाटा में से जो ऋण लिया गया है उस ऋण पे चूंकि ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो विदेशी जो विदेशी ऋण लिया गया उसका ब्याज का भुगतान, मतलब वो जो राजकोषीय घाटा है उस राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान माइनस कर दिया जाएगा, तो हमको प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। इस प्रकार भी आपने देखा कि हमको 3 प्रकार के घाटे मिले। एक को हम राजस्व घाटा बोलते हैं, दूसरे को राजकोषीय घाटा कहते हैं, और तीसरे को हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा। यहाँ पर एक तीनों को हम एक साथ में लिख लेते हैं। राजस्व घाटा, दूसरे को हम कह सकते हैं राजकोषीय घाटा, तीसरे को हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। अब एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा है और सबसे छोटा घाटा कौन सा है। तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा घाटा किसी सरकार का होता है, और प्राथमिक घाटा सबसे छोटा घाटा होता है। सबसे छोटा घाटा होता है। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है, बजट कितने प्रकार का होता है और बजट में कुल कितने प्रकार के घाटे होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।